इसी आरएसएस को 2017 में हमने 2 हिस्से कर डाला। आज इस देश में 2 आरएसएस प्रस्थापित है। एक ऑनलाइन रजिस्टर्ड है जो जनार्दन मून की अध्यक्षता में, जनार्दन मून के राष्ट्रीय अध्यक्ष के संचालन में इस देश में काम कर रही है। दूसरी मोहन भागवत की आरएसएस है जो अपना अस्तित्व तलाश कर रही है। ये ताकत थी संविधान की, ये ताकत थी बाबा साहब के लिखे हुए संविधान की कि उनको हमने 100 साल की लड़ाई के बाद में एक ही बॉल पे हिट विकेट करके बाहर कर दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऑनलाइन रजिस्टर्ड जनार्दन मून ग्रुप के 8वें एनुअल डे फंक्शन पर यहाँ आए हुए तमाम लोगों का मैं दिल से स्वागत करता हूँ। संख्या बल हमारे लिए ना पहले कभी बहुत ज़्यादा मैटर कर रही थी, ना आज इस संख्या बल को हम कभी महत्व देंगे। हमारा काम हम कर रहे हैं, समाज का काम समाज को करना है और इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में हम इस देश में अपनी बात को रखने के लिए सबसे बड़े ग्रुप के रूप में स्थापित होंगे। जब इस देश में एक ऐसा माहौल आम लोगों के बीच में प्रस्थापित हो चुका था जिसमें एक डर का माहौल था, एक खौफ का माहौल था, और उस डर और खौफ के माहौल में सबको ये लग रहा था कि आने वाले समय में शायद हम इस देश में अपने रीति रिवाज या अपनी जो है संस्कृति के मुताबिक आने वाले समय में हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। उस समय 2017 में जब इस बात की कल्पना हमारे लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रही थी कि क्या आने वाले समय में हम इस देश में खुली फिज़ा में सांस ले पाएंगे क्या, ऐसी सूरत में हमने जनार्दन मून साहब की अध्यक्षता में एक ऐसी सोच की बुनियाद रखी जो नस्लों की लड़ाई लड़ने के लिए काम करने का मंशा रखती थी। हमने 9 अगस्त 2017 को एक प्रस्ताव पास करके इस देश में, आप समझिए, देश की आज़ादी के पहले भी और देश की आज़ादी के बाद भी एक ऐसा संगठन जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से 1925 में प्रस्तापित हुआ, और उस संगठन ने तकरीबन हर पॉलिटिकल पार्टी, हर बड़े संस्थान का कहीं ना कहीं हिस्सों में तकसीम कर दिया। अगर आप देखिए, कांग्रेस उस वक्त की सबसे ताकतवर पार्टी थी। इसी आरएसएस ने कांग्रेस के ए से लेके जेड तक इतने हिस्से किए कि आज 2024 में कांग्रेस अपना अस्तित्व तलाशने के लिए मजबूर हो चुकी है। कांग्रेस के बड़े बड़े धुरंधरों को उन्होंने ऐसे हिस्सों में बांटा कि आज उनका नाम ढूंढने से कहीं नज़र नहीं आते। उस संगठन का नाम था आरएसएस। जब जनता दल वजूद में आई तो एक मजबूत ताकत के रूप में लोगों ने जनता दल को इस देश में देखा। लेकिन आप देखिए, जनता दल लालू से लेके, नवीन पटनायक से लेके, नीतीश कुमार से लेके, जॉर्ज फर्नांडिस से लेके इतने हिस्सों में तकसीम हुई कि अगर आज जनता दल अपने बल पर चुनाव लड़ना चाहे तो देश में एक सीट चुन के नहीं आती। इसी आरएसएस की मंशा का काम कर गई जब शिवसेना जैसी ताकतवर पार्टी महाराष्ट्र के अंदर 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। इसी आरएसएस की ताकत को लोगों ने तब देखा जब शरद पवार जैसे ताकतवर कद्दावर नेता के पार्टी को उसके ही भतीजे के रूप में 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। लेकिन आप ये समझिए कि इसी आरएसएस को 2017 में हमने 2 हिस्से कर डाला। आज इस देश में 2 आरएसएस प्रस्थापित है। एक ऑनलाइन रजिस्टर्ड है जो जनार्दन मून की अध्यक्षता में, जनार्दन मून के राष्ट्रीय अध्यक्ष के संचालन में इस देश में काम कर रही है। दूसरी मोहन भागवत की आरएसएस है जो अपना अस्तित्व तलाश कर रही है। ये ताकत थी संविधान की, ये ताकत थी बाबा साहब के लिखे हुए संविधान की कि उनको हमने 100 साल की लड़ाई के बाद में एक ही बॉल पे हिट विकेट करके बाहर कर दिया।
ये ताकत थी जनार्दन मून और अब्दुल पाशा की सोच की। आज जिस मंच पे हम खड़े हैं, ये मंच उन लोगों के लिए है जो आरएसएस में कुछ देना चाहते हैं। जो लोग आरएसएस से कुछ हासिल करने की नीयत से अगर आरएसएस में आ रहे हैं, तो यकीन मानिए आरएसएस के दरवाजे उनके लिए बंद है और जाने के लिए दरवाज़ा खुला हुआ है। आरएसएस से अगर आप किसी तरह की कोई उम्मीद लेके चल रहे हो, तो ये समझ के चलिए आपने दुनिया की सबसे बड़ी गलती की आरएसएस के संगठन में कदम रखकर। आरएसएस किसी व्यक्ति विशेष की संस्था नहीं है। आरएसएस 135 करोड़ भारतीयों की संस्था है जो इस देश के अंदर खुशहाली, अमन, सुकून, चैन के साथ में नागरिकों को जीने का अधिकार देती है। हमारा व्यक्तिगत ना पहले किसी से झगड़ा था ना आज है। हम जिस जगह बैठे हैं यहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर आरएसएस जो मोहन भागवत द्वारा संचालित है उसका हेडक्वार्टर है। और ये भी एक बहुत बड़ा अजूबा है कि दोनों ही आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर है। भारत के अंदर कम से कम 135 करोड़ लोगों की जनसंख्या है। 135 करोड़ की जनसंख्या में उस आरएसएस के नाम जैसा कोई दूसरा संगठन खड़े करने का किसी मर्द में ताकत पैदा नहीं हुई। वो ताकत पैदा करने की हिम्मत जनार्दन मून और अब्दुल पाशा ने 2017 में करके दिखाया, जिसका नतीजा है कि हम 8वें साल में आज इस संगठन का 8वां वर्धापन दिवस मना रहे हैं। आरएसएस के साथ में आज हम पूरे भारत में आरएसएस के माध्यम से 13 स्टेट में काम कर रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, यूपी है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है, उसके अलावा दिल्ली है, कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, कर्नाटक है। इन राज्यों में आज हमारी आरएसएस जो रजिस्टर्ड है, संविधानिक है, संविधानिक आरएसएस का टोटल ज़मीनी कैडर बेस 2.5 लाख प्लस है। और हमारे साथ में आज जो जुड़े हुए लोग हैं, हमारी विचारधारा को समर्थन करने वाला जो समर्थक ग्रुप है, तकरीबन 25 लाख से ज़्यादा इस देश में मौजूद है। आप समझिए उनको 100 साल लगे 1 करोड़ कैडर खड़े करने के लिए। हमने 8 साल में 2.5 लाख कैडर खड़े करके उनको संदेश दे दिया कि अगर हम चाहे तो 10 साल बाद में उनको इस देश के अंदर उनका अस्तित्व तलाश करने पे मजबूर कर सकते हैं। ये है आरएसएस की बुनियाद। इसी आरएसएस का डर था कि 2017 में बनने के बाद में आरएसएस को हमने 2024 में लाकर मजबूर किया। जिस संगठन ने पूरे 100 साल में कभी अपने संगठन का लेटर हेड नहीं छापा था, 2024 में यही जनार्दन मून और अब्दुल पाशा की ताकत थी कि उन बुड्ढों को लेटर हेड छापने पे मजबूर करना पड़ा, उनको मजबूर होना पड़ा और हमारे खिलाफ में बर्डी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करने के लिए लेटर हेड का इस्तेमाल करना पड़ा। ये ताकत थी संविधानिक और अब्दुल पाशा और जनार्दन मून की ताकत की। हम संविधानिक लोग हैं, हमारा असंवैधानिक रूप से कार्य करने का कभी कोई भी इतिहास नहीं रहा। हम इस देश के अंदर 1000 साल बौद्धों का राज रहा, 500 साल मुगलों ने राज किया, 200 साल अंग्रेज़ों ने राज किया, 70 साल अलग अलग विचारधाराओं की सरकारों ने राज किया। 1000 साल बौद्धों का राज रहा, तो क्या ये देश बौद्ध बन गया? शासक थे बौद्ध, चाहते तो देश को बौद्ध का दर्जा दिला सकते थे। 500 साल मुगलों ने राज किया, तो चाहते तो इस देश को इस्लामिक राष्ट्र का दर्जा दिला सकते थे। 200 साल अंग्रेज़ों ने राज किया। ईसाई होते हैं, ईसाइयों ने 200 साल राज करने के बाद भी इस देश को कहीं पर भी ईसाई देश का दर्जा नहीं दिया। 70 साल कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों की सरकारें चली, देश आज़ादी के बाद में सेकुलर रहा। 70 साल में कभी भी आप इतिहास देख लीजिए, 70 साल में किसी भी सरकार ने इस देश को किसी एक वर्ग विशेष के लिए रिजर्व करने की कोशिश नहीं की। पिछले 10 साल से ये लोग आए, इनको लगता है ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ज़रूरी है, पागलपन होना भी चाहिए और पागलपन ही ख़त्म होने की निशानी है। उनकी शुरुआत हुई है और हमारी बिगनिंग, और यही वजह है कि इस आरएसएस की बुनियाद को आज कोई भी आदमी हिलाने के पहले 125 मरतबा सोचेगा, क्योंकि हमने बाबा साहब के उस संविधान को थामा है जिसने इस देश के अंदर छोटे और बड़े को एक
कुएं पे पानी पीने का दर्जा दिलाया है। आज आरएसएस अपने 8वें साल में उस मुकाम पर है कि हम इस देश के अंदर आने वाले समय के लिए एक ऐसी टीम खड़े करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं देश का इतिहास को रचने में हमारी मदद करेंगी। मैं अपने विषय में बताता हूँ, मेरी पर्सनल राय है। मैं इस देश में इतिहास पढ़ने आया ही नहीं, मैं इस देश में इतिहास पढ़ने पैदा नहीं हुआ, मैं इतिहास लिखने पैदा हुआ हूँ, जो आने वाली नस्ल पढ़ेंगी। जब मैं नस्ल इतिहास पढ़ा जाएगा, लिखा जाएगा आरएसएस के इतिहास में कि पहला मर्द था जनार्दन मून, जिसने 2017 में इतिहास रच के आरएसएस के गढ़ में अपनी ताकत दिखाई। मैं खुश हूँ इस बात से कि मैं उस आरएसएस का हिस्सा हूँ जो इतिहास में लिखा जाएगा कि पहला कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल पाशा के रूप में इस आरएसएस को मिला था। और इसीलिए इस आरएसएस में आने वाले वही लोग हो सकते हैं जो देश के लिए अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो। यहाँ पर पोस्टरबाजी, नारेबाजी और हवाबाजी के लिए कोई जगह इस आरएसएस में नहीं है। इस आरएसएस का हर कैडर वो शख्स है जो इस देश के लिए अपनी जान लुटाने की ताकत रखता है। और यही वजह रही है कि आज तक हमको कभी एएसएल सुरक्षा की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना जनार्दन मून को, ना अब्दुल पाशा को। जो संगठन इस मुल्क के अंदर 1 करोड़ स्वयंसेवक लेके चलने की बात रखता है, बेवकूफ़ बना रहा है हमारे को कि हमारे पास में 1 करोड़ स्वयंसेवक है जो इस देश के बॉर्डर की सुरक्षा करने तैयार है, और उनका खुद का सरसंघ चालक जो है वो सरकारी सुरक्षा के बीच में घूम रहा है। कैसे संभव है? अगर जिसकी सुरक्षा के लिए 1 करोड़ लोग हैं तो फिर क्यों सरकारी पुलिस वालों की मदद की ज़रूरत पड़ रही है? इसका मतलब वो जो चड्डी पहन के 1 करोड़ लोग घूम रहे हैं सब पट्टू है। और यहाँ जो लोग बैठे हैं ये मर्दों की फौज है। और इसीलिए मैंने कहा कि संख्या बल ने मुझे कभी प्रभावित नहीं किया, मुझे हमेशा अच्छे लोगों ने प्रभावित किया, जो आप लोगों के बीच में मैं देख पा रहा हूँ। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कहा कि पाशा जी हम सरकारी नौकरी पे है, इसलिए आपके कार्यक्रम का हिस्सा नहीं हो सकते। तो मैंने कहा साहब आप भले ही इस भीड़ का हिस्सा ना हो, लेकिन समर्थक के रूप में अपने घर से आवाज़ इंडिया चैनल से हमारी बातचीत को सुनिए आप। अगर हमारी बातचीत में कहीं आपको कमी नज़र आती है तो आप बताइए, हम अपने आप को सुधारने के लिए तैयार हैं। हम वो बुड्ढे नहीं हैं, कड़ी छाप, हाफ पैंट छाप, लठबाज लोग अपने हेड की सुरक्षा नहीं कर सकते। मैं अकेला सक्षम हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की सुरक्षा के लिए, और आप लोग अगर साथ में आ गए तो इस देश की दशा और दिशा बदलने से हमें कोई रोक नहीं सकता। मैं खुश हूँ कि आज हमारे साथ में मुंबई प्रदेश के अध्यक्ष प्रशांत गंगवाने जी हमारे बीच में है, मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष दयाराम प्रजापति जी इस भीड़ का हिस्सा है, मुश्ताक साहब जो महाराष्ट्र प्रदेश आरएसएस के अध्यक्ष है वो इस टीम का हिस्सा है, मराठवाड़ा के अध्यक्ष किशोर दिहाड़े जी इस टीम का हिस्सा है, डांगी जी जिला अध्यक्ष है मध्य प्रदेश के एक इकाई के, प्रमोद चिंचखेड़े जी हमारे बीच में है जो फाउंडर मेंबर है राष्ट्रीय कार्यकारिणी के, रविंद्र डोंगरे जी हमारे बीच में है, और जो हमारे बाकी साथी है तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। और वो तमाम लोग कहीं ना कहीं हमारे लिए वो एसेट है जो आने वाले समय में इस देश की दशा और दिशा को बदलने की बात करेंगी। जातिगत जनगणना की बात हुई, जनार्दन मून साहब ने जब ये डिस्कस किया तो मैंने कहा होनी चाहिए। हमारा विषय है जातिगत जनगणना, आरक्षण और राष्ट्रीय एकता। जातिगत जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए और करने में दिक्कत किसको है? धार्मिक जनगणना भी होनी चाहिए। मेरी मांग ये है कि धार्मिक जनगणना भी इस देश में होनी चाहिए ताकि मालूम पड़े कि किस धर्म के लोग किसके साथ में कहाँ कहाँ खड़े हैं। आप इस देश का इतिहास उठा के देखिए, यहाँ पर धार्मिक आधार पे कभी भी इस देश के अंदर एकता का सूत्र नहीं बना। और उस वक्त मुझे बहुत हंसी आई जब लोकमत समाचार जैसे बड़े पेपर ने भारत आरएसएस और राष्ट्रीय एकता की बात के ऊपर होटल सेंटर एयरपोर्ट सेंटर पॉइंट के अंदर मीटिंग रखा, और उसमें मोहन भागवत बोलते हैं कि वो देश में एकता का सूत्र बांधना चाहते हैं। अच्छी बात है, कैसे बनेगा? हिंदू मुसलमान करके, हिंदू सिख करके, हिंदू पंजाबी करके, हिंदू बौद्ध करके करिए आप।
इस देश में जातिगत जनगणना जिस दिन हो गई तो आप समझ लीजिए वो बुड्ढों को अपने लिए भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। इस देश के अंदर आज भी मेजॉरिटी के अंदर जो संस्थाएं, जो धर्म के लोग मौजूद है, वो है मुसलमानों की 35 करोड़ की आबादी है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आंकड़े बोलते हैं। इस देश में 25 करोड़ क्रिश्चियन है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, नेशनल क्रिश्चियन काउंसिल ऑफ इंडिया से लिखित रूप में मुझे ये लेटर मिला है। इस देश में सरदारों की संख्या जो है वो 5 करोड़ है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, या आपके पंजाब और दिल्ली के जो सिख संगत है उन्होंने मुझे लिख के दिया है। अगर मैं 3 कम्युनिटी को जोड़ लूँ तो यही 65 करोड़ होते हैं। बाकी कम्युनिटी को अगर मैं जोड़ लूँ तो आज प्योर हिंदू के नाम पर उनके पास 40 करोड़ लोग भी नहीं है। हम 95 करोड़ है। कराइए जातिगत जनगणना, क्यों नहीं करवाते? बताइए ना चमारों को उनकी जनसंख्या कितनी है और उनको किस आधार पे वो बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे? ये तमाम चीज़ें जो है, प्रस्तावना छोटी सी होनी चाहिए थी। मेरा गुस्सा बहुत ज़्यादा है क्योंकि कल जिस तरह से हॉल को कैंसिल करने की जो साजिश रची गई है, नवीन कुमार जी का रिजर्वेशन वहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है रवि भवन में। ये सब चीज़ें पता चलता है कि पीछे से हमला करने की जो प्रथा है उनकी, इससे वो बाहर निकल नहीं पा रहे। आज इस मंच से हम मुसलमानों को ये गारंटी दे रहे हैं, आरएसएस के माध्यम से ऑफिशियल भी इस बात का मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, मुसलमानों की सुरक्षा की गारंटी इस मंच से हम आज देने की गारंटी देते हैं। मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत बिल के लिए आरएसएस उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेगा। मुसलमानों की मस्जिद की हिफाजत आरएसएस की जिम्मेदारी होंगी, उनकी दरगाहों की हिफाजत मुसलमान आरएसएस की जिम्मेदारी होंगी, उनकी खानकाहों की हिफाजत आरएसएस की जिम्मेदारी होंगी। हम मुस्लिम समाज के पीछे कंधे से कंधा मिला के उनके साथ खड़े हुए हैं। साथ में क्रिश्चियनों को हम इस बात की अश्योरिटी देते हैं कि हमारी आरएसएस के रहते हुए उनके किसी भी चर्च पे या उनके किसी भी सदस्य पे हमला नहीं होगा। हम क्रिश्चियन समाज के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े होने का आज यहाँ से ऐलान कर रहे हैं। हम सिख कम्युनिटी के साथ में पूरी तरह से खड़े हुए हैं। उनके गुरुद्वारों की हिफाजत, उनके किसानों की हिफाजत, उनके अधिकारों की हिफाजत करने की जिम्मेदारी आज आरएसएस अपने कंधे पे लेके चल रहा है। अब जो बाकी बचे समाज है उनकी भी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारे ऊपर उतनी ही है जितनी बाकी 3 कम्युनिटी की मैंने बताया है। आरएसएस हर उस व्यक्ति के साथ में खड़ा हुआ है जो कहीं ना कहीं इस देश का, हमारे इस मिशन का हिस्सा है। जो विरोध कर रहा है वो भी हमारा साथी है, लेकिन वैचारिक रूप से हम उसको कहीं पर भी माफ़ करने वाले नहीं हैं। इस ऐलान के साथ कि आरएसएस संविधान के साथ छेड़छाड़ करने वालों को कहीं पर भी बख्शने वाला नहीं है। आज 2.5 लाख कैडर की ताकत लेके चलने वाली संस्था है।